क्या नाम है आपका? राम सिंह नाम है। ब्लॉक कुंभी गोला में कार्यक्रम चल रहा है, ये एग्जीबिशन प्रदर्शनी चल रही है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। हमारे चेहरे पे चमक करवाएंगे पूरे इसलिए हमारे कोई क्या करेगा, इससे हमें क्या लेना, पहले हम अपने मेंटल हेल्थ सुधारें। विभाग से हैं? हम नगर पालिका गोला से हैं सर। गोला से जो सफाई व्यवस्था है और हमारे यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स जो रेहड़ी पटरी वाली योजनाएं हैं उसमें 10,000, 20,000 और 50,000 लोन मिलता है। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजना चलाई गई है। इसमें जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति अपना रोजगार करके पालन कर सकता है, पेट पालन कर सकता है। गारंटर की उसमें ज़रूरत है? इसमें नगर पालिका से एक सर्टिफिकेट बनता है, उसको बैंक भेजा जाता है, ऑनलाइन यहाँ करवाया जाता है नगर पालिका से, और यहाँ से जो है सिस्टम द्वारा वहाँ एप्लीकेशन दिखाई पड़ता है तो बैंक मैनेजर वहाँ कर देते हैं। उसमें जो है 10,000 एक साल में जमा करना पड़ता है किस्त के हिसाब से, और फर्स्ट लोन सेकंड लोन 20,000 का जमा करना पड़ता है। उसमें जो है जो भी 10,000 के ऊपर जो भी ब्याज है 600-700 रुपये साल का वो वापस आ जाता है। उसमें 1,200 रुपये जो हैं प्रति वर्ष में आता है। जब लेन देन करते हैं QR कोड से तो उसमें 1,200 रुपये प्रति वर्ष में आता है, और जितना भी पैसा 600-700 रुपये ज़्यादा जाता है वो सब्सिडी द्वारा वापस हो जाता है। First of all, introduce yourself and tell me to the audience what the purpose of sitting here in the exhibition. आई एम डॉक्टर विनीता सिंह और हमारा चिकित्सालय पिपरिया धनी में है, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय पिपरिया धनी। यहाँ कैंप लगाने का मेनली मोटो ये है कि लोगों को जागरूक करना कि होम्योपैथी अब बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आ रही है। ये आयुष की एक पद्धति है जिसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी आते हैं। लोग अभी इतने जागरूक नहीं हैं, वो मेनली जब भी कोई बीमार पड़ता है या नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है तो वो अंग्रेज़ी दवा की तरफ भागते हैं। लेकिन लोग अभी ये नहीं जानते कि अंग्रेज़ी दवा के साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं। वो उस समय तो सामने नहीं आते, लेकिन देर सवेर उनको अब मतलब इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ता है। तो सरकार का मेनली मोटो ये है कि लोग ऐसी पद्धति को अपनाएं जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे होम्योपैथी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और होम्योपैथी में अब ऐसे रोगों का भी इलाज होता है जो लाइलाज थे, जैसे कैंसर वगैरह भी हैं तो उसके भी इलाज हो रहे हैं अब होम्योपैथिक विभाग में। तो मेनली सरकार ने ये कैंप इसलिए लगवाया है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। अब सरकार ने यहाँ हमारे लखीमपुर ज़िले में ही 23 डिस्पेंसरियाँ होम्योपैथी की हैं, तो लोग जागरूक रहें और इस पद्धति की तरफ आगे बढ़ें। और हमारा अस्पताल राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय पिपरिया धनी में है, गोला में भी अस्पताल है, तो लोगों को जागरूक कीजिए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएँ। कितने दिवसीय एग्जीबिशन है और कितने पेशेंट्स को आप कंसल्ट कर चुके हैं? लगभग अभी तो पेशेंट कम आ रहे हैं। यहाँ मेनली इतने अभी कैंप लगा है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं कि यहाँ कैंप हो रहा है।
और अभी तक मैंने 25 मरीजों का इलाज कर दिया है यहाँ। 25 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है यहाँ पर कल से आज तक। Dr. Saab, first of all, introduce yourself and tell the audience the purpose of sitting in the exhibition in block Gola. राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गोला गोकर्णनाथ खीरी से हैं। हमारे यहाँ मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। अस्पताल में लगभग 80 से 90 पेशेंट की ओपीडी है और जब से ये सरकार आई हुई है तब से दवाओं में भारी इजाफा हुआ है। रोगियों के दिन प्रतिदिन रोगी संख्या बढ़ रही है और हमारे जो सहायक हैं ये जी पेशेंट्स को कंसल्ट कर चुके हैं। अभी आज 40 से 45 पेशेंट हो चुके हैं जी। क्या रीजन है डॉक्टर साहब, पेशेंट्स जो आजकल हैं वो एलोपैथ की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं? आयुर्वेद नहीं, ऐसा नहीं है। जागरूकता के कारण अभी आयुर्वेद में काफ़ी संख्या में इजाफा हुआ है। लोगों का आयुर्वेद में विश्वास बढ़ रहा है और पूरे ज़िले में आयुर्वेद के जो चिकित्सालय हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी संख्या आ रही है और जो असाध्य रोग हैं उनमें भी आयुर्वेद बहुत ज़्यादा लाभकारी प्रतीत हो रहा है। जैसे गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटिक जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, इन सभी में आयुर्वेद और उसके साथ साथ में योगा भी कंबाइन किया जा रहा है। पूरे ज़िले में HWS पहले चलता था जिसे अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से संचालित किया जा रहा है, जिसमें योग प्रशिक्षक भी तैनात किए गए हैं। पूरे ज़िले के अंदर योग प्रशिक्षक विभिन्न स्कूलों में जाकर के, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में जाकर के सेमिनार भी करते हैं। साथ में आयुर्वेदिक जीवन पद्धति के माध्यम से ऋतुचर्या और दिनचर्या के साथ साथ उचित आहार, उचित विहार की जानकारी देते हैं। खान पान में क्या परिवर्तन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, इस दिशा में भी आम जनमानस को जागरूक किया जाता है। इसके अलावा पिछले समय से मुख्यमंत्री आरोग्य मेला और ये आयोजित किया जाता है उन स्थानों पर जहाँ पर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या अन्य संस्थाओं में। और इसके अलावा लगभग साप्ताहिक मेला लगता ही है हर प्रत्येक रविवार को, हर संडे को साप्ताहिक स्वास्थ्य मेला लगता है। और इस दिशा में जो अपनी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, कैंसर, इससे रोकथाम के बारे में मेन जो पर्पज़ है आयुर्वेद का वो ये है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य बना रहे और जो रोगी है उसको रोग से हम मुक्त कर सकें, ये आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य है। इसी के साथ आयुर्वेद काम करता है और योग के माध्यम से हमारी जो दैनिक दिनचर्या है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन दोनों को इम्प्रूव करने की दिशा में हम लोग काम करते हैं। आजकल के जो जीवन में तनाव है, तनाव प्रबंधन को लेकर के योग में बहुत अच्छी व्यवस्था है। जैसे कि हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट भी बताते हैं, नेचुरोपैथी को भी साथ में हम ऐड करते हैं कि प्राकृतिक जीवन शैली को ही अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज की जीवन पद्धति में हम ज़्यादातर सुख सुविधा युक्त जीवन हो चुका है, जिसके कारण हम क्या है कि हमारा जो शारीरिक अभ्यास है वो कम हो गया है, जिसके कारण हम लगातार कैलोरी अपने शरीर को देते हैं लेकिन उन कैलोरीज़ को खर्च नहीं करते हैं, तो जिस कारण योग के माध्यम से और अत्यधिक भारी शरीर बीमारियों का कारण भी बनता है। तो योग के माध्यम से हमारा जो मेटाबॉलिक चयापचय क्रियाएँ होती हैं वो संतुलन में रहें, ऐसी व्यवस्था रहती है जो जानकारी जनता को दी जाती है। और आज के समय में 4 सूत्र मैं बताना चाहूँगा आपके सभी श्रोताओं को जो सुन रहे हैं कि आपका भोजन उचित होना चाहिए, व्यायाम उचित होना चाहिए, निद्रा उचित होनी चाहिए और इसके साथ साथ स्वयं को आराम भी देना है। सोने का तात्पर्य आराम नहीं होता है, निद्रा और आराम में दोनों अंतर समझने हैं। अभ्यास प्रतिदिन ज़रूरी है। यदि आप प्रतिदिन अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं भोजन के रूप में तो उसे खर्च भी प्रतिदिन ही करना है और यदि वो ऊर्जा खर्च नहीं होती है तो हमारा पेट बढ़ने लगता है, शरीर बेडौल होने लगता है। तो ये हमें देखना है कि हमारा शरीर सुडौल रहे और निद्रा की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हम देर से सोते हैं तो बहुत सारा हमारा जो शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी है, वह भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप अपने जो सुधी श्रोतागण हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि नींद का, अभ्यास का और उचित आहार का बहुत बड़ा महत्व है। इसके साथ साथ फास्टिंग भी ज़रूरी है कि जब तक भूख ना लगे तब तक प्रयास करें ना खाएं, भूख न होने पर बिल्कुल ना खाएं और खाने पीने का समय निर्धारित होना चाहिए, उसी समय खाएं। इससे हमारी जो शरीर की घड़ी है, जैविक घड़ी, वह संतुलन में रहेगी। ऐसी तमाम सारी हमारे पास जो औषधि हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में रहती हैं। यदि किसी को भी पहुंचना है तो अपना यहाँ पे तो लोहगिरी मंदिर पे अभी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित है। यहाँ पर योग और आयुर्वेद की सेवाएं हमारे संपूर्ण स्टाफ के द्वारा दी जाती हैं। 9 से 3 चिकित्सालय का समय रहता है, कभी भी सभी लोग आ सकते हैं। अभी ये जो कैंप लग रहा है ये 3 दिवसीय कैंप था, आज इसका दूसरा दिन है
हम सभी लोग आने वाले जो भी मेले में आने वाले लाभार्थी हैं उनको लाभ प्रदान कर रहे हैं। जी धन्यवाद सभी को। जो 3 दिवसीय कैंप लगा हुआ है जी गोला ब्लॉक में, इसके बारे में कुछ बताएं। आप क्या यहाँ पे यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, गैर संचारी रोग, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, इसकी स्क्रीनिंग की जाती है। और स्क्रीनिंग करके नियर अबाउट जो CSC सेंटर हैं वहाँ पे पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। वहाँ पे मेडिसिन वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराई जाती है और लाइफ स्टाइल चेंज की जाती है और उनको यूनानी माध्यम से चिकित्सा प्रोवाइड की जाती है। कितने पेशेंट्स को आपने कंसल्ट किया है अभी तक तो आज के डेट में लगभग वही 13-14 पेशेंट आए हैं जो इसकी स्क्रीनिंग की गई है और उनको नियर सेंटर पे भेजा गया है रेफर। क्या चीज़? क्या फाइंडिंग सही है स्क्रीनिंग के बाद? स्क्रीन वगैरह है स्क्रीनिंग के लिए? BP इंस्ट्रूमेंट है, अभी BP इंस्ट्रूमेंट और शुगर इंस्ट्रूमेंट से उनको स्क्रीनिंग की जाती है और बॉडी पोर्शन और उनका बीमारी के अकॉर्डिंग उनको डिजीज भेजी जाती है। जी। ब्लॉक कुंभी गोला में आज एग्जीबिशन चल रही है। 3 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, दूसरा दिन है जी और कुछ जानकारी दी है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? कुछ बुकलेट्स वगैरह रखी हुई जी, हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर चलाए गए हैं 1090-112, उन्हीं के बारे में सूचना दी जा रही है और जितनी योजनाएं अब तक चली हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में उससे संबंधित बताया जा रहा है। सामूहिक विवाह योजना है उससे संबंधित कि कैसे उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं या ऑनलाइन FIR कैसे की जा सकती है, 0 FIR क्या होती है, इससे संबंधित 0 FIR क्या? आप अपनी कोई घटना हुई है उसके बारे में आप कहीं भी सूचना दर्ज करा सकते हैं। जी हेलो, और कुछ जानकारी दीजिए जो क्राइम से रिलेटेड हो। इसमें ये बताया जाता है कि मान लीजिए आपने 112 पर कॉल की तो आपकी लोकेशन 112 पर आपकी लोकेशन चली जाएगी तुरंत ही और उससे वो आपको ट्रैक कर सकते हैं। रात में अगर आपको कोई सवारी नहीं मिल पा रही है, कोई लेडीज़ है अकेली रास्ते में सड़क पर, तो वो 112 पर फ़ोन करके भी हेल्प ले सकती है। ब्लॉक कुंभी गोला में आज एग्जीबिशन चल रही है, कुछ जानकारी दिए। कौन सा स्टॉल आपका है और बैठने का क्या मोटिव है? हमारा इंस्टॉल जो है श्रम विभाग द्वारा लगाया गया है। UPBOCW जो है बोर्ड है लखनऊ में, उसके अंतर्गत योजनाएं हैं। जो निर्माण श्रमिक हैं उनको योजनाएं दी जाती हैं। पहले पंजीयन होता है, पंजीयन के बाद जितनी 5-7 योजनाएं पीछे जो लगी हुई हैं उन्हें लाभान्वित किया जाता है। जैसे यदि पुरुष निर्माण श्रमिक है और उसका पंजीयन हो गया है तो उसमें प्रथम बच्चा होने पर अगर पुत्री हुई तो 25,000 रुपये और मातृत्व के लिए जो है 6,000 रुपये। यदि महिला कर्मकार है, महिला निर्माण श्रमिक है तो उसको 3 महीने का न्यूनतम वेतन प्लस 1,000 रुपये चिकित्सा के तौर पे दिया जाता है। और अगर लड़का होता है तो उसको 20,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये मातृत्व के लिए और 25,000 रुपये की जो है पुत्री होने पर 25,000 रुपये उसके खाते में सावधि के रूप में जमा किया जाता है। रही कन्या विवाह सहायता योजना की बात, तो उसमें पुत्री शादी करते हैं, उसे पंजीयन 1 साल पुराना होना चाहिए। शादी होने के बाद आप 3 माह के अंदर फार्म अप्लाई करेंगे और उसमें 55,000 रुपये जो है दिए जाते हैं। बाकी अभी अटल आवासीय विद्यालय 3 साल पहले चलाया गया, उसमें जो बच्चे परीक्षा देते हैं और उसमें पास होते हैं तो उनका जो है चयन उसमें होता है। तो पढ़ाई लिखाई रहने का सब कुछ फ्री। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आज ब्लॉक कुंभी में आप लोग बैठे जी, क्या मोटिव है बताइए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, माई सेल्फ रुचि सिंह फ्रॉम रसूलपुर जंगल विद्यालय से मैं हूँ और यहाँ पे जो हमारा मतलब मेन मोटिव है कि जैसे हमारा बेसिक शिक्षा विभाग के बढ़ते कदम कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं बच्चों के लिए, ग्रामीणों के लिए और किस तरह से शिक्षा को जो है आगे स्तर पे लिया जा रहा है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है और कैसे उनको सुलभ हो। संसाधन नहीं है फिर भी कैसे हम सुलभ करा सकते हैं, किस तरह से हम अपने बालिकाओं को आगे ला सकते हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे जितने भी बैनर लगे हुए हैं कहीं ना कहीं हम उस सब की प्रेरणा अपनी सुविधाओं में देते हैं
जैसे मैं अगर यहाँ पे जैसे मेडिकल का है तो मेडिकल की हम सारी फैसिलिटी अपने बच्चों के हम समय समय पे मतलब चेकअप होते हैं, और मेडिसिन, और जैसे बच्चों के लड़कियों के लिए स्पेशली सैनिटरी वगैरह हम सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो क्लासेस हैं, जैसे बच्चों की हम उसकी बात करते हैं, उनकी जो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, जो उनको मतलब ग्रोथ नहीं होती, तो उस कैसे हम उनकी ग्रोथ करें, कैसे हम उनको अच्छे से कहें, उसके लिए हमारे यहाँ मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है। साथ में स्मार्ट क्लासेस, क्योंकि आज के समय में बच्चा अगर स्मार्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सोचता है, पिछड़ा हुआ महसूस करेगा। जो मोबाइल का कंप्यूटर का युग है, तो हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस है, स्मार्ट क्लासेस से पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा जो शिक्षा है वो बिल्कुल निःशुल्क है, कि मतलब किसी पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं है कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, तो निःशुल्क शिक्षा होती है, निःशुल्क। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म है, जूता है, मोजा है, बैग है और किताबें हैं, सब कुछ फ्री प्रोवाइड होता है। साथ में बच्चों को समय समय पे छात्रवृत्ति भी दी जाती है, स्टेशनरी वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। हाँ, जिससे कि बच्चे जो और अच्छे से जो टीचरों के मतलब सहयोग के लिए, जैसे बच्चों के विज्ञान से संबंधित किट है, तो उसमें बच्चों को बहुत सारे प्रयोग भी कराए जाते हैं। समय समय पे बच्चों की प्रदर्शनियाँ भी लगवाई जाती हैं, बच्चे सेल्फ वर्क करते हैं। जैसे हमारे यहाँ सैटरडे एक्टिविटी होती है, तो सैटरडे एक्टिविटी में स्पेशली बालिकाओं को कौशल विकास की जानकारी दी जाती है कि कैसे वो अपने एक रोज़गार परक, जैसे उसमें क्राफ्टिंग है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इवन पाक कला जो है हम उनको सिखाते हैं समय समय पर, अपने व्यवसाय को बना सकती हैं, इतनी छोटी मतलब कम एजुकेशन के बाद भी। इसके अलावा जो बच्चों को जो आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं जी, तो जैसे कि मतलब बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए कि कक्षा 8 तक की पढ़ाई के बाद ही बालिकाएं या बालक जो है मतलब सिर्फ घर में ना रह जाएं, उनकी जो एक योग्यता है वो वहीं न दबी रह जाए। इसके लिए बहुत सारी छात्रवृत्ति परक जो है सरकार समय समय पर लाती है। एग्ज़ाम होते हैं जो योग्यता के उस पर आधारित होते हैं, तो उनके हम बच्चों को तैयार करते हैं, जिससे कि बच्चे जो है उनके आगे की एजुकेशन भी फ्री हो जाए। इसके अलावा जो है बच्चों की जो शारीरिक विकास के लिए अब इस समय जो बहुत अच्छा एक मुहिम हुई है कि सब जगह खेल मैदान बनाए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ भी मतलब आपको नॉर्मली स्कूलों में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे सरकारी विद्यालय में बैडमिंटन कोर्ट भी है, और खो खो, कबड्डी, इसके अलावा गोला फेंक, भाला फेंक, झूले सब तरह के हैं, और एक छोटा स्मॉल जिम भी बनाया गया है। ये सारी सुविधाएं बच्चों को विद्यालय में ही मिल जाती है, जिससे कि बच्चा शारीरिक रूप से भी पूरी तरह से एक्सपर्ट हो सकता है। दूसरी बात ये है, जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है बालिकाओं और बालकों के बीच में, तो उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश की जा रही है कि लड़कियों में वो हीन भावना ना हो कि हम नहीं खेल पाएंगे या हम नहीं बोल पाएंगे। मतलब महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल तो देखिए, हमारे स्टॉल पे 4 महिलाएं ही खड़ी हैं, तो जो है हम उनको मोटिवेट करते हैं कि जैसे हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, तो उनको आगे बढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ की कई बालिकाएं जो है जीती भी हैं, कबड्डी में भी हमारी टीम जैसे जिले स्तर पर भी फर्स्ट आई थी। और इसके अलावा जो है जैसे सरकार की कुछ योजनाएं चली हैं, जैसे ये हम लोगों की ट्रेनिंग भी दी गई थी, ये आधा फुल एक है जिसमें जो है मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए स्टोरीज़ हैं, तो इनको हम समय समय पर प्ले करवाते हैं बच्चों को। तो कहीं ना कहीं रोल मॉडल अगर बच्चे बनते हैं तो उनका बच्चों पे बहुत बहुत मानसिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है, तो ये सब हम कोशिश करते हैं कराने की। इसके अलावा जैसे कि हमारे यहाँ मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बच्चों को जो है टाई कमांडो और एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें, उस सुरक्षा के लिए भी होता है। उनको हम समय समय पर जैसे हाइजीन से संबंधित बातें बताते हैं, स्वच्छता के संबंधित होते हैं, गांव में भी जाके कि कैसे जो है मच्छरों से बचा जा सकता है, कौन से साधन हो सकते हैं, कैसे हम स्वच्छता अपना सकते हैं, कैसे अपने आस पड़ोस को साफ करें। इसके लिए क्योंकि अगर हम बच्चों को बचपन से कहीं ना कहीं हम ऐसे एटमॉस्फेयर में से बिलोंग करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हैं, तो अगर हम उन बच्चों को जो हमारे पास हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनको जागरूक करना। अगर हम उन बच्चों को जागरूक करेंगे तो इस पीढ़ी से आगे आने वाली पीढ़ी जो है पूरी जागरूक हो जाएगी। सवाल एक लेते हैं आपसे जी। इतना आपने बताया, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जी, फिर भी लोगों का ट्रेंड जो है वो जी इंग्लिश मीडियम की तरफ, हाँ, की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि जो बच्चे जैसे इस समय जैसे मैंने आपको बताया कि जो है अपडेट वाली बात है, जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस की बात बता रहे थे कि जैसे वो लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जैसे अगर हम अपने सरकारी स्कूल की बात बताएं, हमारे यहाँ का बच्चा सुबह ही आता है, नमस्ते करता है, पैर छूता है, जाते हुए भी पैर छूता है। आपको अगर अदर विद्यालय में ये सब नहीं मिलेगा। और बच्चे जब सूट बूट पहन के जाते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे भी इस तरह से सूट बूट पहन के जाएं, तो कहीं ना वो अभी उस एक कहते हैं ना वो मोह माया वाला वो है। लेकिन जब परिवेश को देख रहे हैं, जो बाहरी आवरण है, जो आंतरिक आवरण है, जो कि हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, और इंटरनली गाँव के बच्चों में इतना स्टेमिना है, इतनी ताकत है,
और ऐसा भी नहीं है कि दिमाग से कमज़ोर हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे कि बच्चों को, जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं अपने छोटे भाई बहनों को खिलाने में लग जाते हैं, या फिर जैसे कि अभी गेहूं की कटाई होगी, गन्ने की गुड़ाई होगी तो उसमें चले जाते हैं। मतलब जितना वो समय विद्यालय में नहीं भी देते फिर भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। अगर वो नियमित रूप से विद्यालय आए, नियमित रूप से पढ़ें, नियमित रूप से चीज़ों का लाभ उठाएँ, तो मतलब इंग्लिश मीडियम का बच्चा उनका मुकाबला ही नहीं कर सकता। अगर कोई कबड्डी का मैच भी करा लेना तो मैं चैलेंज के साथ यहाँ कह सकती हूँ, गोला के किसी विद्यालय का बच्चा जीत नहीं सकता हमारे बच्चों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? उदय भान सोनी, गोला गन्ना ब्लॉक पर्यवेक्षक। में आज आप लोग बैठे हुए हैं, किस विभाग से हैं, कुछ जानकारी दीजिए। गन्ना विकास विभाग, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी। हम लोग गन्ना सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। ये विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं, एक हमारे यहाँ चल रही है महिला स्वयं सहायता समूह की योजना, जिसमें महिलाओं द्वारा पौध तैयार की जाती है। उन पौधों को कृषकों पे वितरण किया जाता है। जितने पौध वितरण करते हैं प्रति पौध के हिसाब से ₹1.30 प्रति पौध उनको अनुदान उनके खाते पर डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। अन्य योजनाएं और हैं। एक हमारे यहाँ आधार पाठशाला की योजना है, जिसमें ₹50 प्रति कुंटल के हिसाब से बीज वितरण पर अनुदान दिया जाता है। प्राथमिक पौधशाला, उसमें ₹25 प्रति कुंटल के हिसाब से जितना बीज वितरण करता है वो उसको अनुदान दिया जाता है। ये एक समिति में, गन्ना समिति में कृषि यंत्र फार्मर्स इंडी बैंक है, उसके माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से या समिति के माध्यम से डायरेक्ट किसान जो है ट्रैक्टर सहित ये ले जाना चाहता है तो ट्रैक्टर का किराया ₹735 प्रति घंटा, प्लस 5 फीट का मल्चर अगर ले जाता है तो ₹45 प्रति घंटा, 7 फीट का ले जाता है तो ₹47 प्रति घंटा की दर से कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। कृषक ले जाके अपने खेत में चलाए और फिर हमारी समिति को समय से वापस कर दें।